हेलो दोस्तों, मैं एस यादव फ्रॉम आरवीके स्मार्ट क्लास। अभी मैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। इसकी कुल वैकेंसी यानी कि टोटल वैकेंसी 32,000 है। मेरे ख्याल से काफी कम है, क्योंकि ये वैकेंसी 5 साल बाद आई है। पहले ग्रुप डी की वैकेंसी जो आती थी उसमें एज लिमिटेशन 33 इयर्स हुआ करता था, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है इस वैकेंसी में 36 साल दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप डी की वैकेंसी 5 साल बाद आई है। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 5 साल पहले आई थी, और ये 5 साल बाद वैकेंसी आई हुई है। जब 5 साल बाद आने की वजह से गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन 3 इयर्स का दे दिया। ओके, तो अच्छी बात है कि वैकेंसी तो आई, कुछ ना कुछ तो वैकेंसी आई, लेकिन ये 23 जनवरी को फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और लास्ट डेट इसका है 22/2/2025। कुल भर्ती 32,000 है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपीज इसका फी रखा गया है, और ओबीसी के लिए 250 रखा गया है। जो 500 फी है वो पेपर देने के बाद वो 400 रिटर्न हो जाएगा। ओके, इसलिए ये किया जाता है, इसलिए इस बार एग्जाम में किया गया है, क्योंकि फॉर्म भर देते हैं बच्चे और पेपर देने नहीं जाते हैं, तो इसके वजह से फीस ही 500 कर दिया गया है। ओके, वैकेंसी तो आ गई है। अब जो है कि अब तो हमें तैयारी करनी है। एक जोरदार तैयारी होनी चाहिए, और जोरदार तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि इस बार ग्रुप डी मेरा, ऐसा एक प्रतिज्ञा करना होगा आप लोगों को कि इस बार का ग्रुप डी मेरा होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी चोटी भारत में नहीं है? ए ऑप्शन है केटू। केटू की बात कर रहा हूं मैं। केटू पाकिस्तान के गिलगिट बल्चिस्तान से ये भारत के लद्दाख तक ये आई है। ओके, यानी कि अगर इसे कहा जाए कि भारत में नहीं है तो भारत में है, लद्दाख में है ये। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है और कमेट भी भारत में है। अब ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। एनसीईआरटी की बुक में ये दे रखा है पेज नंबर 8, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। पेज नंबर 8 में है हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। उसमें ये दे रखा है कि माउंट एवरेस्ट देश नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अब मैं एनसीईआरटी की बुक में दिखा देता हूं। इसमें दे रखा है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और 8,848 मीटर इसकी हाइट है। इस तरह से कंचनजुंगा के बारे में भी दे रखा है, ये भारत में है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू के बारे में दे रखा है, ये नेपाल में है, 8,481 मीटर इसकी हाइट है। और धौलागिरी के बारे में दे रखा है कि ये भी नेपाल में है और 8,172 मीटर इसकी हाइट है। इसी तरह से नंगा पर्वत, इस तरह से नंगा पर्वत भी दे रखा है कि नंगा पर्वत भारत में है और 8,126 मीटर इसकी हाइट है। और अन्नपूर्णा दे रखा है, नेपाल में है और 8,078 मीटर इसकी हाइट है। इस तरह से ये एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का बुक खोल करके आप देख सकते हैं कि क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं कि सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैडल चोटी की ऊंचाई 738 मीटर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 3,
काराकोरम में के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? काराकोरम, ये क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक में ये दे रखा है। काराकोरम आपको मैं दिखा देता हूं, पेज नंबर 9 में है। और काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है गॉडस्टीन केटू। गॉडस्टीन कहें या केटू कहें, दोनों एक ही है। तो ये मैं दिखाता हूं काराकोरम के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में। ये आप देख रहे होंगे काराकोरम, और इसकी हाइट की इसकी पूछ रहा है कि काराकोरम की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। तो काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है गॉडस्टीन या केटू, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मैं अभी अभी दिखाया भी था, एनसीईआरटी की बुक में ही है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये किलोमीटर नहीं है, ये एक्चुअली मीटर है। ये 8,848 मीटर है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट है कहां? माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पर्वत शिखर भारत में नहीं है? पर्वत शिखर की बात कर रहा है, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और कामेट। अगेन फिर उसी बात ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि कौन सा पर्वत शिखर भारत में नहीं है। तो कौन सा पर्वत शिखर भारत में है? नंदा देवी भारत में ही है, कंचनजंगा भारत में ही है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये भारत से बाहर है, नेपाल में है, कामेट भी भारत में ही है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूं। आप देख लें क्वेश्चन ये, और एक बार रिटर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। विशाल मैदान नहीं है, ये कोई नहीं है तो है ही नहीं, ये प्रायद्वीपीय पठार। ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। एक्चुअली बैरन द्वीप के बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये म्यांमार से 135 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको मैं बता देता हूं कि एनसीईआरटी पेज नंबर 9 में ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये रहा, और बैरन द्वीप यहां पे है, और ये म्यांमार से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। ये म्यांमार है और यहां से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मैंने दिखा दिया, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये देखें, और ये रहा म्यांमार। ओके, तो बैरन द्वीप क्या है? एक्चुअली 135 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे देखने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा सकता है। यहां मानव निवास नहीं है। 2017 में यहां ज्वालामुखी फटा था। यहां पे
जो बैरन द्वीप है इसमें 2017 में ज्वालामुखी फटा था। यहाँ मानव निवास नहीं है। ये म्यांमार से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी चीज है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का में पड़ता है ये। ओके, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील वेवनाथ झील है। अब ये वेवनाथ झील के बारे में मैं बता रहा हूं कि ये इसका आंसर ये है। और भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है वेवनाथ झील। ओके, वेवनाथ झील, चलिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन सी हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे वेवनाथ झील नहीं है ये इसका आंसर। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील है ये वेवनाथ झील मैंने पहले बता दिया था, वो गलत बताया था, वो चिल्का झील है एक्चुअली। ओके, तो चिल्का झील के बारे में मैं बता रहा हूं कि चिल्का झील एक्चुअली है क्या। ये उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा के पुरी, खोरथा और गंजम जिले में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दया नदी के मुहाने पर स्थित है। एक्चुअली चिल्का झील कहाँ स्थित है कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली दया नदी के मुहाने पर स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में है और भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। तो इसके बारे में मैंने बताया कि चिल्का झील कहाँ है। चिल्का झील उड़ीसा में है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दया नदी के मुहाने पर स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा झील है। ओके, इस तरह से अगर मैंने वेवनाथ के बारे में बता दिया कि वेवनाथ एक्चुअली क्या है, ये भारत के केरल राज्य में है और केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। ओके, चलिए वेवनाथ झील के भी बारे में बोल दिया तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वेवनाथ झील केरल राज्य में पड़ता है, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। इसके बारे में बता दिया मैंने। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप है। मांजुली द्वीप के बारे में मैं बता रहा हूं कि मांजुली द्वीप एक्चुअली ये कहां पे है। तो मांजुली द्वीप आपका जब ब्रह्मपुत्र रिवर, मेरा पिछले अध्याय में मैंने बता चुका है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मांजुली द्वीप का चर्चा मैंने किया है। मांजुली द्वीप किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो मांजुली द्वीप अगर विशेष जानना है मांजुली द्वीप के बारे में तो मांजुली द्वीप मैंने जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने मांजुली द्वीप के बारे में बता दिया है। भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? तो भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। अब जो है कि एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है बैरन द्वीप के बारे में। ये बैरन द्वीप के बारे में, ये जो बी है ये बैरन द्वीप के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बैरन द्वीप एक्चुअली है कहां? बैरन द्वीप और पीटली द्वीप ये दोनों अंडमान सागर में पड़ता है। बैरन द्वीप, ये बैरन द्वीप और पीटली द्वीप दोनों अंडमान सागर में पड़ता है और ये म्यांमार से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यहां मानव निवास नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऐसा द्वीप है जिसमें मानव निवास नहीं है तो पीटली द्वीप में मानव निवास नहीं है। ये इसमें बैरन द्वीप में
ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, और लास्ट ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ था ये 2017 में हुआ था। आप क्वेश्चन देख ले, अगेन क्वेश्चन मैं आगे बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो लाइक, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि कौन सा द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि पिटली द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के बुक क्लास 9 और पेज नंबर 9 में आप देखेंगे कि इसके बारे में विवरण दिया हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूर्वी तटीय ये जो दिया हुआ है ना, इसके वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो दक्षिणी भाग की बात कर रहा है। तो यहां पे मैं दिखा देता हूं, ये है कोरोमंडल, ये कोरोमंडल तट है और इसी की बात कर रहा है कि ये पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ओके, अगेन ये किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका भी पिटली द्वीप है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुंबई तथा गोवा किस तटीय भाग पर स्थित है, तो मुंबई तथा गोवा कोंकण तटीय भाग पर स्थित है। ये कोंकण, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी एनसीईआरटी के बुक एक मैप है और उस मैप में मैं आपको दिखा देता हूं कि कोंकण कहां पे है और महाराष्ट्र और गोवा का ये मैप देखें, इसमें ये रहा कोंकण, ये रहा कोंकण, पूरा मैप देखें। और ये कोंकण है, इसी की बात कर रहा है वो वहां पे कि मुंबई और गोवा, इधर महाराष्ट्र पड़ जाता है, इधर महाराष्ट्र पड़ जाता है और इधर गोवा पड़ जाता है। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुंबई तथा गोवा किस तटीय भाग पर स्थित है, तो मुंबई तथा गोवा कोंकण तटीय भाग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी किस राज्य में बहती है और वहीं समाप्त हो जाती है, तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है और वहीं के रेत में समाप्त हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लूनी नदी। महेंद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, महेंद्रगिरी पहाड़ी, तो महेंद्रगिरी पहाड़ी ओडिशा राज्य में स्थित है। आप एक बार क्वेश्चन देख ले, ये बिहार में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये ओडिशा में है और इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका भी ये राजस्थान है और ये कोंकण है। ओके, तो आप देख लें, एक बार क्वेश्चन लिख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर ए ऑप्शन है पंचामलाई, बी ऑप्शन है दोडा बेटा, सी ऑप्शन है अन्नामुडी, डी ऑप्शन है बेलंगिरी। तो दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च शिखर है वो अन्नामुडी है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अन्नामुडी।
कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? मैंने नर्मदा नदी पढ़ाया था, आप और बीके स्मार्ट क्लास पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि नर्मदा नदी के बारे में, उसमें मैंने बोला है कि नर्मदा नदी और तापी नदी ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। मैंने पिछले चैप्टर जब नर्मदा नदी पढ़ा रहा था उसमें मैंने ये चीज बता दिया है कि नर्मदा नदी और तापी नदी जो है ये गुजरती है भ्रंश घाटी से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है, ये मैं आपको दिखा देता हूं कि सतलुज और हिमालय, सतलुज तथा काली नदी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं सतलुज नदी और काली नदी को दोनों को दिखा रहा हूं कि सतलुज नदी तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूं कि सतलुज नदी कहां से निकल रही है और कौन से एरिया को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ओके, ये सिंधु नदी जो है ऐसे गुजर रही है, उसके नीचे झेलम नदी है, उसके नीचे रावी नदी है और उसके नीचे सतलुज नदी है। ये देखें सतलुज नदी, और ये फुल पिक्चर मैं ऐसे दिखा रहा हूं। सतलुज नदी कह रहा है कि सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो एरिया है ये हमारा जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये मैंने दिखा दिया। अगेन, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील ओडिशा राज्य में स्थित है, या राजस्थान में स्थित है, या बिहार में स्थित है, या यूपी में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। और आपने एक पीके मूवी देखा होगा, तो पीके मूवी है जिसमें देखा होगा आपने कि जो बिल्कुल उसकी जो शुरुआती पिक्चर है वो सांभर झील के पास ही है वो, और एक सांभर शहर है वहां वो एंट्री लेते हैं। तो बाद में वो सांभर शहर के बारे में दिखाया गया है, और शुरुआत में जो है सांभर झील के बारे में दिखाया गया है। और ये कहां है? ये राजस्थान में है। ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि झारखंड किस पठार का हिस्सा है? तो झारखंड छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्चुअली ये झारखंड के बारे में बताया जाता है कि झारखंड किस पठार का हिस्सा है। तो वहां पे जो एरिया है वहां पे झारखंड के पास, यानी कि ये पड़ जाता है आपका गया, नालंदा, नवादा, ये सब जो एरिया है ये छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है ये सब। तो ये याद रखेंगे। और हमारा जो अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर दें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह से जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ग्रुप डी के लिए, वो रीजनिंग का क्लास होगा। और हमारा एक और ब्रांच खुलने वाला है। एक्चुअली बच्चे जो गांव ग्राम के लोग होते हैं, गांव ग्राम के बच्चे होते हैं,
वो गांव के जो बच्चे होते हैं वो उनको जो है काफी हाई फीस में शहरों में जाकर के ये पढ़ना पड़ता है। तो मैं विलेज एरिया में एक अपना ब्रांच खोल रहा हूँ। वो बिहार का गया डिस्ट्रिक्ट है और बथानी सब डिवीजन है। वहां मैं एक ब्रांच खोल रहा हूँ, न्यू ब्रांच को ओपन कर रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ, करा नहीं है, अभी करने वाला हूं मैं। और वो बथानी राजगीर रोड पर कमला मार्केट में ये ब्रांच खुलेगा। आप देख लें। जब तक आप पढ़ते रहें, और मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।